सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो एक बेरहम क्रूर विजेता के दिल और दिमाग को पूरी तरह से बदल देता है। चलिए, अशोक के जीवन के इस उतार चढ़ाव भरे सफर को करीब से देखते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजकुमार से जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था और उतना ही क्रूर भी। सिंहासन तक पहुंचने से बहुत पहले ही अशोक का नाम आप कह सकते हैं डर और ताकत का दूसरा नाम बन चुका था। अशोक की शुरुआती छवि एक ऐसे शख्स की थी जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तभी तो उन्हें चंड अशोक यानी निर्दयी अशोक भी कहा जाता था। वो इतने खूंखार और काबिल जनरल थे कि उनके अपने भाई उनसे खौफ खाते थे। और जब सिंहासन की लड़ाई शुरू हुई तो बौद्ध ग्रंथों में तो यहां तक दावा किया गया है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। इससे उनकी महत्वाकांक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये टाइमलाइन ना एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। अशोक ने सत्ता तो 273 बीसीई में ही हासिल कर ली थी, लेकिन उनका राज्याभिषेक मतलब कोरोनेशन 4 साल बाद हुआ। 4 साल। इतिहासकार मानते हैं कि ये 4 साल एक खूनी संघर्ष में बीते, जिसमें अशोक ने अपने रास्ते में आने वाले हर एक दुश्मन को खत्म करके सिंहासन पर अपनी पकड़ को एकदम मजबूत कर लिया था। और अब हम आते हैं अशोक के जीवन के उस टर्निंग पॉइंट पर, उस एक घटना पर जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। वो थी कलिंग की लड़ाई। देखिए, कलिंग पर हमला सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जीतने के लिए नहीं था। कलिंग उस समय का एक बहुत अमीर और ताकतवर राज्य था जिसका बंगाल की खाड़ी के अहम ट्रेड रूट्स पर कब्जा था। मौर्य साम्राज्य के लिए ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक थ्रेट था जिसे खत्म करना ही था, और अशोक इसे किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे। इस जंग का नतीजा भयानक था। थोड़ा रुकिए और इस नंबर को समझिए। 1 लाख। 1 लाख सैनिक और आम नागरिक सिर्फ एक लड़ाई में मारे गए। उस जमाने के हिसाब से ये तबाही का एक ऐसा मंजर था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और तबाही सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं थी। 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया, बंदी बना लिया गया। सोचिए, उनकी पूरी दुनिया एक झटके में उजड़ गई थी। तो कुल मिलाकर कलिंग युद्ध ने सीधे तौर पर 2.5 लाख से ज्यादा जिंदगियों को तबाह कर दिया। ये वो कीमत थी जो अशोक ने अपनी जीत के लिए चुकाई थी। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी जीत भी सबसे बड़ी हार जैसी लगती है। कलिंग के युद्ध मैदान पर हुई उस भयानक तबाही को देखकर विजेता सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह से दहल गया था। ये शब्द मेरे नहीं, खुद अशोक के हैं, जो उन्होंने चट्टानों पर खुदवाए थे ताकि दुनिया उन्हें हमेशा पढ़ सके। ये शिलालेख उनके गहरे दुख और पछतावे को दिखाता है। देवताओं के प्रिय, जैसा वो खुद को कहते थे, उन्हें अब अपनी जीत पर जश्न नहीं बल्कि गहरा अफसोस हो रहा था। और यहीं से शुरू हुआ उनका वो महान परिवर्तन। और इसी गहरे पछतावे की आग से जन्म हुआ शासन करने के एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी तरीके का। एक ऐसा रास्ता जिसे अशोक ने नाम दिया धम्म। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था। मतलब जीने का एक नैतिक तरीका। ये सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता नहीं थी, बल्कि ये शासन की एक पूरी पॉलिसी थी। एक विशाल साम्राज्य को एक नैतिक धागे में पिरोने की कोशिश थी। ये बदलाव आप कह सकते हैं जमीन आसमान का था। अशोक ने दिग्विजय यानी युद्ध से जीतने की नीति को छोड़कर धम्म विजय के रास्ते को अपना लिया। मतलब अब तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि नैतिकता, अहिंसा और धर्म की ताकत से शासन होगा। उस जमाने के लिए ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सोच थी। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थी। अशोक ने धम्म को अपनी पॉलिसीज में असल में उतारा। उन्होंने अस्पताल बनवाए, और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी। शाही रसोई में जानवरों को मारना बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने कैदियों के साथ भी अच्छे व्यवहार की वकालत की। मतलब उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। तो सवाल ये उठता है कि अशोक ने ये कैसे सुनिश्चित किया कि उनका ये शांति और नैतिकता का संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे? इसका जवाब है पत्थर। उन्होंने अपने संदेश को पत्थर पर अमर कर दिया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में जगह जगह विशाल पत्थर के स्तंभ मतलब पिलर्स खड़े करवाए। अशोक ने खुद इन्हें धम्मथंबा या धर्म के स्तंभ कहा। ये सिर्फ कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, ये उनके नए विश्वास का, उनकी नई सोच का एक पब्लिक डिक्लेरेशन थे।
और ये स्तंभ अपने आप में इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। सोचिए, एक ही पत्थर से तराशे हुए 15-15 मीटर ऊंचे और जिनका वजन 50 टन तक था। इन पर शांति, सहिष्णुता और नैतिकता के संदेश लिखे गए थे। और सबसे बड़ी बात, इन स्तंभों ने मौर्य साम्राज्य के 40 साल से भी ज्यादा समय से चले आ रहे सैन्य विस्तार पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। तो अशोक की कहानी से हम क्या सीखते हैं? एक अत्याचारी जो एक संत बन गया, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या अच्छे काम किसी के हिंसक अतीत के दाग को पूरी तरह से धो सकते हैं? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में और हमारी अपनी समझ में ही छिपा है।